नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपी जीके की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों के बारे में एवं उन बोलियों से संबंधित भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों, भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखाए हुए मैप के माध्यम से आप ले सकते हैं। कहने का मतलब है, आपको जो मैप आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको उस मैप को ध्यान से देखना है ताकि आप मोटा मोटा अनुमान लगा पाएं कि कौन सी बोली मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जाती है। इसका फायदा आपको इस वीडियो में अंत तक मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है आपने इस मैप को बढ़िया तरीके से देखा होगा। जैसे कि पश्चिमी क्षेत्र में मालवी बोली बोली जाती है, पूर्वी क्षेत्र में बघेलखंडी बोली जाती है। इस प्रकार से आपको सभी बोलियों के बारे में इस मानचित्र में देखना है। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों के बारे में विस्तार से। तो एक एक करके दोस्तों हम सभी बोलियों की चर्चा करेंगे। शुरुआत हमें करनी है मालवी बोली से। सबसे पहले दोस्तों क्षेत्र की ही चर्चा करनी है। मैंने आपसे कहा था आपको मानचित्र में भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिक लोकेशन देख लेनी है। मालवी बोली का क्षेत्र दोस्तों, जैसा कि मैप में आपने देखा होगा, पश्चिम की ओर दिखाई दे रहा होगा। तो पश्चिम की ओर के जो भी जिले हैं मालवी बोली के अंतर्गत शामिल होंगे। जैसे कि आप देखेंगे सीहोर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, झाबुआ, उज्जैन, देवास, इंदौर आदि ये सभी क्षेत्र मालवी बोली के क्षेत्र हैं। फिर बारी आती है कि आखिर इसका विकास कैसे हुआ था, मालवी बोली का विकास कैसे हुआ। तो दोस्तों, राजस्थानी हिंदी का अपभ्रंश है सौरसैनी। तो सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है मालवी बोली का विकास। प्रश्न पूछ लेगा पीएससी, मालवी बोली का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है। तब आपको क्या ध्यान रखना है, तब आपको ध्यान रखना है मालवी बोली का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक, फिर बात करते हैं मालवी बोली के साहित्यकारों की। ऐसा प्रश्न भी एमपीपीएससी पूछ ही सकता है कि निम्न में से कौन से साहित्यकार मुख्यतः मालवी बोली से संबंध रखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बाल कवि बैरागी का नाम, डॉक्टर पूरन सहगल का नाम, ललिता रावल का नाम, चंद्रशेखर दुबे का नाम और श्रीनिवास जोशी का नाम। ये दोस्तों प्रमुख मालवी साहित्यकार हैं। और बाल कवि बैरागी के नाम को आपको कदापि नहीं भूलना है। इनके नाम को तो आपको अपने दिमाग में बैठा ही लेना है। ये हुई मालवी साहित्यकारों की बात। अब बात करते हैं मालवी बोली की उपबोलियों की। तो दोस्तों, इसमें हड़ौती, सौंधवाड़ी, रजवाड़ी, दशोड़ी या दशपुरी, उमठवाड़ी, भीली, भोयरी प्रमुख मालवी की उपबोलियां हैं। इन्हें भी आप हल्का हल्का याद रखें। एक दो बार आप रिवाइज करेंगे तो आपके जहन में बैठ जाएगा कि हाँ यार, ऐसा कुछ मैंने मालवी बोली के संबंध में पढ़ा हुआ है। और ऑप्शन देख के आप बाकी 3 गलत ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए सही ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। ये तो हुई उपबोलियों की बात। अब चर्चा करते हैं मालवी बोली से संबंधित विशेष तथ्य की। तो दोस्तों, मालवी की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। ये तो हम सभी जानते हैं, हमारी हिंदी की भी लिपि देवनागरी ही है। यदि बात करें मालवी शब्दकोश के संकलनकर्ता की, तो वे कौन है? प्रहलाद चंद्र जोशी। आपको नाम ध्यान रखना है, प्रहलाद चंद्र जोशी मालवी शब्दकोश के संकलनकर्ता इन्हें कहते हैं। फिर याद रखना है डॉक्टर के एल हंस का नाम। डॉक्टर के एल हंस ने मालवी बोली को पश्चिमी हिंदी कहा है। तो ये कुछ विशेष बातें और आप मालवी बोली के संबंध में ध्यान रख सकते हैं। फिर हमें बात करनी है बघेली बोली की। दोस्तों, बघेली बोली, इसका क्षेत्र आपने भौगोलिक स्थिति देखी होगी तो आप खुद ही कह देंगे कि मध्य प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं उन जिलों में मालवी बोली, बघेली बोली बोली जाती होगी। क्योंकि बघेली बोली का क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश में हमें मैप में दिखाई दिया था। तो पूर्व साइड तो रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया ही देखने को मिलते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है क्षेत्र में रीवा, सतना, शहडोल एवं उमरिया शामिल हैं। विकास की बात करें तो जैसा कि हमने देखा था मालवी बोली का विकास हुआ था सौरसैनी अपभ्रंश से। उसी प्रकार से दोस्तों बघेली बोली का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। आपको ध्यान रखना है अर्धमागधी अपभ्रंश का नाम, इससे विकास हुआ है बघेली बोली का या बघेलखंडी बोली का। यदि बात करें साहित्यकारों की तो श्रीनिवास शुक्ल और विश्वनाथ सेन, इन 2 नामों को आपको ध्यान रखना है।
दोस्तों श्रीनिवास शुक्ल और विश्वनाथ सिंह बघेली बोली के साहित्यकार हैं। फिर उपबोलियों की बात करें तो तिरहरी, पवारी, गहोरा बघेली बोली की उपबोलियां हैं। विशेष तथ्य में जैसे हमने देखा था कि मालवी शब्दकोश के संकलनकर्ता हम कहते हैं प्रहलाद चंद्र जोशी को, उसी प्रकार से बघेली शब्दकोश के संकलनकर्ता को हम कहते हैं या कौन है तो श्रीनिवास शुक्ल हैं। ध्यान रखना है, बघेली शब्दकोश के संकलनकर्ता कौन है, श्रीनिवास शुक्ल हैं, और मालवी शब्दकोश के संकलनकर्ता कौन है, प्रहलाद चंद्र जोशी हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कंफ्यूजिंग पॉइंट की। कैसा कंफ्यूजिंग पॉइंट? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस और विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, इनके संबंध में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। यदि हम बात करें विश्व मातृभाषा दिवस की तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। फिर बात करते हैं बुंदेली बोली की। दोस्तों बुंदेली बोली का क्षेत्र है दतिया, अशोकनगर, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना आदि। दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कुछ बातें बतानी है कि आप किस बोली के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, और यदि कुछ विशेष तथ्य आप उस बोली के संबंध में जानते हैं तो उनको भी आप कमेंट सेक्शन में हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर बात करते हैं बुंदेलखंडी के या बुंदेली बोली के विकास की। तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी के सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है इसका विकास। और साहित्यकार की बात करें तो जगनिक ईश्वरी का नाम तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, साथ ही साथ गंगाधर व्यास और महेश कटारे ये भी बुंदेलखंडी साहित्यकार हैं। यदि बात करें बुंदेलखंडी की उपबोलियों की या बुंदेली की उपबोलियों की तो इसमें दोस्तों लुंधाती, भदावरी, खटोला आदि प्रमुख हैं। इतनी चीजें आपको ध्यान रख लेनी है बुंदेली के बारे में। यदि विशेष तथ्य की बात करें तो बुंदेली शब्दकोश के संकलनकर्ता हैं महेश कटारे, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक विस्तार किस बोली का है तो वह है बुंदेली बोली। इस फैक्ट को आपको नहीं भूलना कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में बुंदेली बोली का सर्वाधिक विस्तार है। फिर बात करते हैं कि यार इतनी बात हमने कर ली बुंदेली बोली के बारे में, आखिर बुंदेली बोली को बुंदेली बोली कहा किसने था, बुंदेली नाम किसने दिया था? तो दोस्तों बुंदेली भाषा का नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। अब हम बात कर लेते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में भी। सबसे पहले क्या ध्यान रखें, जो कि हम चर्चा कर ही चुके हैं कि बुंदेली भाषा का नामकरण इनने किया था। और जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है ये आयरलैंड के निवासी थे और भाषा वैज्ञानिक थे, इसको भी आपको ध्यान रख लेना है। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भारत में रहकर मैथिली, बंगाली, निमाड़ी और बुंदेली भाषा को बढ़ावा दिया है। और दोस्तों निमाड़ी भाषा को दक्षिणी हिंदी भी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ही कहा है, तो इसको भी आप ध्यान रख लें कि निमाड़ी भाषा को दक्षिणी हिंदी किसने कहा है तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है। उम्मीद है इतनी चीजें आपको एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होंगी। अब चर्चा करते हैं निमाड़ी बोली की। तो दोस्तों इसका क्षेत्र जैसा कि आपने मैप में देखा ही होगा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, झाबुआ के आसपास का क्षेत्र आता है और सौर सैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। दोस्तों बुंदेली, मालवी बोली, इनका विकास भी दोस्तों सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। फिर साहित्यकारों की बात करें तो श्री राम परिहार, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी, संत सिंगाजी और प्रभाकर चौबे निवाड़ी बोली के प्रमुख साहित्यकार हैं। संत सिंगाजी का नाम आपको ध्यान रख ही लेना है। इनकी कुछ रचनाएं यदि आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें
ज़रूर बताएं। निवाड़ी की उपबोलियों की बात करें तो बैजारी, गुरवी, बटगुंडी, पवारी आदि प्रमुख निवाड़ी की उपबोलियां हैं। विशेष फैक्ट की बात करें तो निवाड़ी शब्दकोश के संकलनकर्ता कौन है? राम नारायण उपाध्याय हैं। कौन है निवाड़ी शब्दकोश के संकलनकर्ता? राम नारायण उपाध्याय जी हैं। और दोस्तों 19 सितंबर को निवाड़ी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने निवाड़ी भाषा को दक्षिणी हिंदी कहा है, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। और फिर निवाड़ी भाषा का साहित्य नामक पुस्तक श्री राम परिहार द्वारा लिखी गई। कौन सी पुस्तक? निवाड़ी भाषा का साहित्य किसने लिखी है? श्री राम परिहार ने लिखी है। इतना आपको ध्यान रखना है। यहां पर टीवी न्यूज के रूप में एक खबर दिखाई जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने दोस्तों गोंडी भाषा को प्राथमिक शिक्षा में शामिल करने का फैसला किया है। तो यहां लिखा हुआ है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गोंडी भाषा को प्राथमिक शिक्षा में शामिल किया जाएगा। इस बिंदु को भी आपको ध्यान रखना है। फिर बारी आती है ब्रज बोली की। इसका क्षेत्र दोस्तों भिंड, मुरैना, ग्वालियर आदि है। विकास की बात करें तो दोस्तों इसका विकास भी शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। हमने बात की थी दोस्तों बघेली बोली की। बघेली बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। साथ ही साथ आप हमें यह बताएंगे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस और मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। फिर यदि ब्रज साहित्यकार की बात करें तो दोस्तों हमने अपने स्कूली दिनों में, स्कूल समय में ज़रूर इन सब के नाम सुने होंगे। सूरदास, मीराबाई, रहीम, रसखान। बस इतना ध्यान रखना है कि इनके नाम ब्रज साहित्यकारों के रूप में फेमस हैं या जाने जाते हैं। ब्रज की उपबोलियों की बात करें तो तौरधारी, लौधधारी, शिकरवारी ब्रज की प्रमुख उपबोलियां हैं। विशेष तथ्य की बात करें तो दोस्तों ब्रज शब्दकोश के संकलनकर्ता किसे कहते हैं या कौन है? तो राम शरण गौड़ हैं। दोस्तों संकलन करता है, यहाँ किसे कहते हैं वाली बात नहीं आती। मैंने भूलवश या मतलब धोखे से मेरे गले से निकल आया कि इन्हें संकलनकर्ता कहते हैं। दोस्तों इन्होंने शब्दकोश का संकलन किया होगा, तो ऐसा कहना चाहिए कि ब्रज शब्दकोश के संकलनकर्ता कौन है? राम शरण गौड़ हैं। राम शरण गौड़ जी का नाम आपको ध्यान रख लेना है। पर दोस्तों हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वाधिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सबसे ज्यादा प्रयोग किस भाषा का हुआ है? तो वह है ब्रज भाषा। फिर बात करते हैं तवरधारी की। तवरधारी ध्यान रखना है दोस्तों, चंबल नदी के किनारे बसे जिले जिसमें भिंड, मुरैना का क्षेत्र शामिल है के कुछ इलाकों में को हम कहते हैं तवरधार। तवरधार के कहाँ के इलाके हैं? भिंड, मुरैना के आसपास के कुछ इलाके हैं जिसे हम कहते हैं तवरघार। आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इस इलाके में बोले जाने वाली बोली को हम कहते हैं तवरघारी। दोस्तों धारी नहीं, घारी, तवरघारी। और दोस्तों यह अर्थात तवरघारी ब्रज भाषा बुंदेली और भदावरी के काफी नजदीक मानी जाती है। तो इस बिंदु को भी आपको ध्यान रखना है। पर दोस्तों भदावरी की बात करें तो यह भाषा ग्वालियर और चंबल संभाग के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है और राजस्थानी ब्रज और बुंदेली भाषा के मिश्रण से बनी हुई है। कौन सी? भदावरी। फिर हम बात करते हैं एग्जाम हेल्प की। तो दोस्तों सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम में वन्या क्या है? वन्या प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में आदिवासियों को सूचनाएं देने के लिए उन्हीं की बोली में प्रसारित किया जाता है। क्या है? वन्या दोस्तों सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम है जो मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में आदिवासियों को सूचना देने में उपयोग करते हैं। और खास बात क्या है कि उनकी ही बोली में इससे सूचनाएं प्रसारित की जाती है ताकि उनको सुनने में सहज लगे और वे आराम से उस सूचना को समझ पाएं। तो वन्या भी आप ध्यान रखें, पीएससी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से वन्या का संबंध किससे है, तो आपको इतनी चीज पता होनी चाहिए।
अब हम कुछ अन्य प्रमुख बोलियों की बात कर लेते हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कोरकू की हम बात करेंगे। तो दोस्तों बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और खरगोन, इस क्षेत्र में कोरकू भाषा या कोरकू बोली आपको देखने को मिल जाएगी, बोली बोलना चाहिए। गोंडी की बात करें तो छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, होशंगाबाद आदि क्षेत्र में। पंचमहली दोस्तों ग्वालियर में, ध्यान रखना है। जटवारी दोस्तों भिंड और ग्वालियर में। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजभाषा की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी है। अर्थात राजकीय कार्यों हेतु हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों 1976 में आया था राजभाषा अधिनियम। आपको बताना है कि जो 1976 का राजभाषा अधिनियम है वो पहली बार आया था कि इसके पहले भी राजभाषा अधिनियम आ चुके हैं। जो 1976 का था वो संशोधन के रूप में आया था कि पहली बार ही आया था। इस सभी के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में दे देने हैं। तो ध्यान रखना है 1976 में राजभाषा अधिनियम के तहत भाषा के आधार पर का वर्ग में शामिल राज्यों की राजभाषा कौन सी होगी? हिंदी होगी। तो ध्यान रखना है भाषा के आधार पर देश को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया है। तो जिन राज्यों को भी दोस्तों का वर्ग में शामिल किया है उनकी राजभाषा कौन सी होगी? उनकी राजभाषा होगी हिंदी, इतना आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों का वर्ग में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार आदि राज्यों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा की मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली एवं उनके क्षेत्रों के बारे में। अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे अपने एक नए टॉपिक की, जो कि है मध्य प्रदेश में पुरस्कार एवं सम्मान। तो यदि आपको हमारी इस वीडियो से बेनिफिट होता है आपके एग्जाम की तैयारी में, तो अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक आप हमारे इस वीडियो को साझा कर सकते हैं। ठीक, तो बस आपको अब करना क्या है, वीडियो को साझा कर देना है, पढ़ाई करते रहना है, मेहनत करते रहना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद, वंदे मातरम।